सभी प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। जिस प्रकार से आपने सुबह हमारी वॉल पर देखा होगा कि आज हम सचिवालय आए थे और ये कदम बड़ी मजबूरी में उठाना पड़ा कि जिस प्रकार से अंदर सचिव से लेकर उनके पीएस मुख्य सचिव से लेकर पास को लेकर कन्नी काट रहे हैं, तब हम लोगों ने यहाँ आना उचित समझा और अपनी बात को रखना चाहा। उसके बाद सुबह से अंदर एक मैसेज पहुंचाया गया है कि इस प्रकार की बात सामने आ रही है और इस पर कोई निस्तारण कीजिए, परंतु अभी तक अंदर से कोई सूचना ऐसी प्राप्त नहीं हुई है कि जिससे हमें लगेगा कि पास से एंट्री देंगे या नहीं। उसके उपरांत हम यहाँ पर बैठ गए हैं और अभी हमारे साथी भोजन भी कर रहे हैं। सुबह से भूखे हैं और अभी हमारे साथी भोजन कर रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर वो पीड़ा है कि जब उत्तरकाशी से कम से कम 65, 70 साल, 75 साल के जो बुजुर्ग हैं वो उत्तरकाशी से पैदल अपनी समस्याओं को लेकर देहरादून पहुंच जाते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि अगर सचिवालय के अंदर बैठे अधिकारियों का इस प्रकार का रवैया रहा तो जिले के अंदर बैठे जो अधिकारी हैं उनका क्या रवैया रहा होगा, ये आप उत्तरकाशी की घटना से समझ सकते हैं। उत्तरकाशी के अंदर कई करोड़ों का जो घोटाला जो जल जीवन मिशन में हुआ है उसको लेकर लगभग 100 दिनों के बाद भी वहाँ का जो जिला प्रशासन है वो नहीं जागा था। उसके बाद वहाँ के जो बुजुर्ग हैं हमारे जो पूर्व में जिन्होंने राज्य की लड़ाई लड़ी, वो लोग वहाँ से पैदल देहरादून की ओर आते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। वो तमाम प्रकार की जो ये इस प्रकार की समस्याएं हैं और उत्तरकाशी में जो अभी जिस प्रकार से जो एक सीमांत गाँव जहाँ पर हमारे जो लोग हैं वो उनके द्वारा भी वहाँ पर जो सूचना मांगी गई थी, उसमें जब देखा गया था कि वहाँ के लोगों के साथ किस प्रकार का बर्ताव पुलिस प्रशासन के द्वारा, किस प्रकार का प्रस्ताव उत्तराखंड शासन के द्वारा किया जा रहा था कि वहाँ गांव में जो खनन माफियाओं को जो पूरे गांव के जो संपत्ति है वो बेच दी गई थी, वो सारे मसले हैं। यहाँ तमाम प्रकार से जो अन्य जो मांगे हैं, जो जन समस्याएं हैं, लगातार क्षेत्रों से हमें भी फोन कॉल आते रहते हैं कि भाई इस विभाग में ये हो गया है, इस विभाग में ये चीज़ें हैं। तमाम समस्याओं को लेकर तमाम समस्याओं को लेकर हम लोगों ने सचिवालय में जाना उचित समझा अपने समाधान के लिए, जन समस्याओं के समाधान के लिए, परंतु अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है कि वो हमको मिला सके। अभी सामने गाड़ी आ चुकी है गिरफ्तारी को लेकर, आप दिखाइए उसको। अभी सामने गाड़ी आ चुकी है और केन प्रकरण, जब भी मैं आपसे यह कहूं कि जब भी कोई इस प्रकार की बात आती है तो उत्तराखंड पुलिस सबसे मुस्तैदी से आगे मिलती है अपनी कार्रवाई के लिए। क्या जो सचिवालय के अंदर गेट पास की बात हो रही है, क्या उत्तराखंड प्रशासन, उत्तराखंड का शासन इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि सचिवालय के अंदर कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहा है, सचिवालय के अंदर जन समस्याओं को लेकर जाया जा रहा है। और यहाँ पर जिस प्रकार से जटिल जो व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है पास को लेकर, मैं कहीं ना कहीं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। इस सचिवालय के अंदर एक सरल जो व्यवस्था है, मैं ये कहना चाहता हूँ गेट पास को लेकर वो बननी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर नहीं बन पाई है। आज ऊपर जो हमारे शहीद हुए आंदोलनकारी हैं उनकी आत्माएं भी रो रही होंगी, उनकी आत्माएं कांप रही होंगी कि कैसे हम लोगों ने जो राज्य लिया, जो संघर्षों की बदौलत लिया, जिसमें शहादतें हुई है, जिसमें जेल लोग गए हैं, जिसमें लाठियां खाई है, गोलियां खाई है, वो लोग आज कहीं ना कहीं उनकी जो आत्माएं हैं शहीदों की वो रो रही होंगी कि हमने ये कैसा राज्य दे दिया कि जहां पर हमारे उत्तराखंड के आम लोगों के लिए कोई सचिवालय जाने के लिए कोई व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था के खिलाफ एक जंग शुरू करनी चाहिए और इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों ने पहले भी चेताया था और आज भी चेता रहे हैं। और अगर व्यवस्था इसी प्रकार से रही, व्यवस्था को नहीं सुधारा गया, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उत्तराखंड के तमाम आंदोलनकारियों को, तमाम संगठनों को, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम किस बात के जनप्रतिनिधि हैं जब अपने आम जनमानस के लिए, आम जनता के लिए हम सचिवालय के लिए एक सुलभ व्यवस्था, एक सरल व्यवस्था, सरल गेट पास यहाँ से नहीं बना दे पा रहे हैं। हम जनप्रतिनिधि होने का हमारा कोई महत्व नहीं है।
पर मैं समझता हूँ कि आज तमाम जनप्रतिनिधियों को ये आंखें खोलनी पड़ेगी कि अगर इस प्रकार से आम लोगों के लिए इस प्रकार की पाबंदी सचिवालय के अंदर है तो ये सचिवालय के अंदर बैठे अधिकारियों की बाप की बकूती नहीं है, ये सरकार में बैठे हुए विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री के बाप की बकूती नहीं है। ये सचिवालय आम नागरिकों के लिए है, आम नागरिकों के समस्याओं के निराकरण के लिए है। और अगर इस प्रकार का व्यवहार ही रहा तो समझता हूँ, अभी मैंने अपने पिछले बाइट में भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि ये अल्टीमेटम है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था को दुरुस्त और व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर आगे पूरी पिक्चर भी दिखाई जाएगी। हमारे साथ त्रिभुवन भाई हैं जो केदार घाटी की तमाम जन समस्याओं को लेकर, जो उनकी आम जनमानस की समस्याएं थी उनको लेकर सचिवालय में उन्हें जाना था, शासन में बात करनी थी, परंतु ये गेट पास को लेकर ये भी उलझन में है। नहीं, वाकई बहुत बुरा हाल है। देखिए, सुबह से बैठे हुए हैं हम, अभी किसी को कुछ पता नहीं कि होने क्या वाला है। सुबह जब हम यहाँ पहुंचे तो बताया गया कि जो मुख्य सचिव है वो मुख्यमंत्री की ड्यूटी में है। अरे मुख्य सचिव, आपको तो चाहिए कि आप जनता की ड्यूटी करें। आज आप मानते हैं अगर 9 वर्ष हो रहा है शुरू, तो वो प्लानिंग होनी चाहिए कि भैया ये अब आने वाला 2025 इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चीजें ठीक की जाए। आप सब लोगों ने भी देखा होगा, ये मैंने पहले भी बोला था कि अगर स्वास्थ्य में यहाँ समझिएगा, कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, धन सिंह रावत जो अभी मंत्री हैं हमारे स्वास्थ्य के, वो जा रखे स्वास्थ्य जो निदेशिका है, मतलब जो स्वास्थ्य में सबसे बड़ा पद है वो निदेशिका, उनकी तबीयत खराब हो रही थी। तो हमारे पास ऐसा सरकारी कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर हमारे अधिकारियों की तबीयत का दिखाया जाए। उनको भी लेकर गए हैं मैक्स हॉस्पिटल, तो मैक्स में जाकर वो सांत्वना भी दे रहे हैं और तमाम वो भी कर रहे होंगे। पर समझिएगा हमारे यहाँ कुछ व्यवस्था है ही नहीं, तो उस पर कौन काम करेगा और उस पर काम करना कब शुरू करेंगे। आज ये अव्यवस्थाएं जो हैं ये रोना है। एक भी चीज है जो उन्होंने सही कर रही, क्योंकि ये फॉर्म जो मैं देख रहा था यहाँ सचिवालय में अंदर जाने का, ये फॉर्म मैं मान के चल रहा हूँ, आप कोई अकेला बंदा इसको कभी नहीं भर सकता जब तक कि कोई, मतलब मैंने ये देखा ना, क्योंकि जब हमने अभी विधानसभा का फॉर्म भरा था तो जो हमारे साथ विधानसभा में विधायक प्रत्याशी थे जितने भी, सबने वकील कर रखे थे वो फॉर्म भरने के लिए। हम इकलौते प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने हमने फॉर्म अपने आप ही भरा। अब वो फॉर्म भरने के लिए जब उनको वकील चाहिए, तो मुझे लगता है जो एंट्री पास का फॉर्म है इसके लिए भी कई जो हमारे विधायक भी हैं या अन्य लोग भी हैं, उनमें 70-80% ऐसे होंगे जिनको वो भरना नहीं आएगा कि जाना किसके पास है। आधा तो वो फॉर्म हो इंग्लिश में है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे वो फोन में, छोटा फोन किसी के पास होगा वो कैसे लेंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। कैसे वो लोग आज सुबह से यहाँ पर इतने मिठाई के डब्बे चले गए अंदर। अरे भैया 9 वर्ष मुबारक किसी को देना है उनके जाके घर पर दो, यहाँ ऑफिस में जाकर क्या। यहाँ पर जितने अधिकारी हैं क्या इनके पास इतने पैसे नहीं है, या जो सरकार के इतना पैसा वो सैलरी नहीं ले रहे कि वो अपने लिए एक मिठाई का डब्बा लेकर आ पाए। यहाँ पर ये पुलिसकर्मी भी करें, इन्हें भी खिला दो कोई मिठाई। यहाँ पर तमाम लोग जो आ रहे हैं, यहाँ पर एक बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। अगर आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ये जो गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल असंवैधानिक है। इसीलिए शायद आज संविधान की किताब लेकर भी हम यहाँ पहुंचे हैं कि संविधान की किताब में जो हमारे अधिकार है उन पर कोई बात करे, आम आदमी के अधिकारों पर बात करे। सोचिएगा सचिवालय में कोई आ रहा है, अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है, अंदर से परमिशन नहीं बन पा रही है, तो उसको बैठने के लिए कहीं नहीं है। तो बैठने के लिए हमने ये जगह चुनी है, भैया यही है आपके पास। ये दिखा रहा है 25 साल का विकास आपका, और जो आपकी खोखली बातें हैं वो कि आपके पास बैठने तक के लिए कुछ जुगाड़ नहीं है कि सचिवालय के सामने अगर कोई आएगा वो बैठेगा किस में। और साथ में आप ला देते हैं भैया ये रही हमारी वैन, इसमें आके बैठ जाओ। अरे गिरफ्तार करना है कर लो, फांसी लगाने लगा लो, पर ये उत्तराखंड को बचा लो। अब और नहीं सोएगा। आज 2025 हो गया, 25 वर्ष का ये उत्तराखंड, और इसमें आज अगर वही बातें हो रही है कि हमें शुरुआत से अपनी जमीन की बातें करनी हो, हमें अपने हक की बात करनी हो, मूल निवास की बातें करनी हो, शिक्षा की बातें करनी पड़ रही हो, तो धिक्कार है ऐसे सरकारों पर जिन्होंने ये राज किया है। और आज भी वो वही कर रहे हैं। आज ये यहाँ से बिक्री शुरू कर दी है इन्होंने। जब से धामी सरकार आई है अस्तित्व में, सबसे ज्यादा लूट हुई है प्रदेश में। खनन वाले, जैसे अभी भाई भी बोलते थे, खनन का एक क्या मुद्दा बता रहे थे आप? उत्तरकाशी में। हाँ, वो पूरे का पूरा गांव पहले पट्टा देते थे, फिर उसके साथ साथ अभी इसी को लेकर, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर रुद्रप्रयाग में भी, गुप्तकाशी जहां से हम आ रहे केदारनाथ से, वहां पर भी तमाम मुद्दे हैं। सोचिएगा केदारनाथ जैसी जगह पर जहां पर 6 महीने बिल्कुल कपाट बंद होते थे, वहां पर बर्फ की अब मुश्किल से 1-1.5 फुट पर बर्फ रह पा रही है। पहले साल आधे कम से कम 3-4 महीने लग जाते थे उसको खोलने में। आज वहां बर्फ नहीं है। कारण क्या है? आज भी, आज की तारीख, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वहां अभी भी क्रशर चल रहे होंगे, वहां अभी भी वो खनन चल रहा है, वहां वो क्रशर मशीनें चल रही हैं, वहां वो डेवलपमेंट चली जा रहा है। हेलीकॉप्टर वालों पे कोई, उन्हीं तमाम चीजों के लिए तो बात करने कौन आएगा? सचिवालय में ही तो बात करेंगे, क्योंकि जो वहां से चुनिंदा विधायक हैं वो तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी तो सरकार है।
जो लोगों ने अपने जिनके ढाबे तोड़े गए, जिनकी दुकानें तोड़ी गई, जिनके ये तमाम चीजें सरदर्द हुआ, उनके बारे में कौन बात करेगा? शायद एक प्रत्याशी आगे जाएगा जो बात करेगा, लेकिन प्रत्याशी अगर यहाँ से एप्लीकेशन भरता है वो तो निरस्त कर लेता है, क्योंकि उनको पता है भैया ये तो आएंगे यहाँ पर बहस करेंगे, हमारे लिए कान खराब कर देंगे। पहला जो प्रकरण हुआ था अभी कुछ हफ्ता 15-20 शायद 1 महीना हो गया है, उस प्रकरण में इन्होंने बोला कि भैया जूते पहन के आए हैं, जूते पहन के आए, कुछ जूतों की बात हो रही थी। हमने तो ये भी सोचा कि यार जूते उतार के चले जाते हैं भैया, जूते यही उतारते हैं, अंदर चलते हैं कि देखते हैं कि भैया बिना जूतों की भी बातें होती है या नहीं होती, वो भी नहीं। उसके साथ साथ आज सुबह से एक बड़ा बना हुआ है कि हाँ यार हम बैग भी लेकर आए हैं, बैग लेकर ही अगर एंट्रीज होती है तो हो, हमें पता तो चले यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, क्या मंसूबों के साथ आ रहे हैं, कितना वो पैसा ला रहे हैं, क्या एंट्रीज है। यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है और मैंने ये पहले भी बोला है बात, ये कैमरे में आप देख लो कि जितने लोग अंदर जा रहे हैं और उतनी पर्चियां हैं क्या, ये बड़ा प्रश्न है। जो विजिटर की पर्चियां बन रही हैं, क्या पर्चियां हैं? अब ये समझिएगा आप, उत्तराखंड में हैं हम अभी, उत्तराखंड की चीजें हैं ये। तमाम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इन पर कोई आलोचना होगी नहीं होगी। ये तो दिल्ली नंबर है, DL4CAN है, दिल्ली की नंबर की गाड़ी अंदर जा सकती है, हम नहीं जा सकते क्योंकि हम उत्तराखंडी हैं। हम शायद प्रश्न पूछेंगे, इनको जवाब, अगर हम अभी गुलदस्ता होता, पेटियां होती, मिठाइयां होती तो ये हमें अंदर ले जाते अभी, लेकिन हमारे पास प्रश्न है जनता के रिलेटेड, जनता के लिए जो वादे कर रखे इन्होंने। 600 करोड़ रुपए की घोषणा की है धामी जी ने अभी चुनाव में जाने से पहले, 600 करोड़ रुपए की। केदारनाथ में 600 करोड़ रुपए के शिलान्यास करके बड़ी बड़ी बातें करके आए। पहले निशंक ने 500 करोड़ की करी थी, अब धामी जी एक कदम आगे गए, 600 करोड़। उसके लिए बात करनी है, क्या राधा रतूड़ी जी बात करेंगे उस बारे में, या कोई और बात करेगा कि वो 600 करोड़ की जो स्कीमें आपने बताई हैं, जो जनता को झुंझुना पकड़ाया है, वो झुंझुने के बारे में यही लोग तो बात करेंगे कि भैया हाँ कहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं, कौन सी चीजें प्रगति पर हैं, कौन सी चीजें रुकी हुई हैं। ये पुलिस वाले भाई लोग हमारे सारे खड़े हैं यहाँ पर। 4600 ग्रेड पेपर, इनको भी बड़ा वादा किया गया था कि जो ही अगली बार हमारी सरकार बनती है, पहला नियमावली, पहला जियो 4600 ग्रेड पे का पास करेंगे हम। कहाँ हुआ वो 4600 ग्रेड पे, जहाँ इनको भी झुंझुना पकड़ा दिया। तो तमाम जो चीजें हैं वो केवल नेताओं के लिए हो रही हैं। यहीं पर एक राजपुर रोड पर ये एक नेता है हमारे, या मसूरी से विधायक है, मंत्री पद पर है, आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है उन पर, लेकिन कोई जांच क्या हो रही है उस पर कोई पता नहीं। वो अभी आएंगे तो उनको कोई रोक नहीं पाएगा, ये तो उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक हर उस व्यक्ति के लिए है जो प्रश्न पूछेगा अंदर। ये देखिएगा बिहार का नंबर। तो ये तमाम जो है ये चीजें क्यों हो रही है, ये आम आदमी को समझना होगा। हम ये जो बैठे में एक प्रयास कर रहे हैं, आज नया साल है, हर कोई अपने घरों में मिठाइयां बांट रहा होगा, पर हमारा एक ही दर्द है कि उत्तराखंड अब यहाँ से अच्छा हो, और उसके लिए प्रयासरत रहेंगे सच में बता रहे। ये देखिए ना, ये PhD कर रहे हैं, PhD करने वाला एक युवा आज संविधान लेकर बैठा है, वो भी एक बड़ी बात है। नमस्कार साथियों, ये संविधान लाने का मेन उद्देश्य ये है कि आज सचिवालय के अंदर जो IAS अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने UPSC क्लियर करने के लिए जरूर ये संविधान पढ़ा होगा, और इसी के बदौलत तो आज वो यहाँ पर पहुँचे हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। उन्होंने ये संविधान पढ़ा, संविधान के बदौलत, तो संविधान की शपथ लेने के बाद उन्होंने वो कुर्सी हासिल करी, और आज स्थिति ये है कि उस कुर्सी पर बैठने के बाद वो आज हम लोगों पर हेकड़ी जमाते हैं। तो ये सचिवालय के अंदर जो अधिकारी शपथ लेकर, इस संविधान की शपथ लेकर आज उस पद पर बैठा है और आज इस संविधान की अवहेलना कर रहा है, तो ये संविधान आज उस अधिकारी की टेबल में रखा जाएगा जो अधिकारी इस तरीके से हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। अब ये संविधान, हम इस संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, इस संविधान से ही देश चलता है, और इस संविधान में हमारे कुछ मूल अधिकार हैं जिनका जिक्र अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में स्पष्ट रूप से किया गया है। आम नागरिकों के मूल अधिकार इसमें हैं। ये जो सचिवालय के अंदर अधिकारी इसकी शपथ लेकर बैठे हैं आज, और आज पद पर विराजमान है और इसी संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। आज वो भूल गए हैं कि इस संविधान के अंदर आम नागरिक को जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है। आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19(1)(b) है, आर्टिकल 51 है, ये है आर्टिकल 32 है। ये तमाम आर्टिकल्स हैं जो आर्टिकल्स आम नागरिक को अधिकार देता है कि उसके क्या अधिकार है। इसके अतिरिक्त जो ये संविधान है, इसकी मूल प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग, यानी कि वी आर पीपल ऑफ इंडिया। ये जो देश है ये आम नागरिक का देश है, ये देश जनता से चलता है।
ये अधिकारी की हेकड़ी से नहीं चलता है, ये आईएएस अधिकारी की हेकड़ी से नहीं चलता है, ये नागरिक की आम नागरिक से चलता है। इस देश का आम नागरिक सरकार चुनता है और सरकार आम नागरिक के लिए काम करती है, यही लोकतंत्र है। लेकिन आज इन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तार-तार करके रख दिया है, संविधान के चितरे करके रख दिया है। आम नागरिक को एंट्री पर रोक लगा रहे हैं। अगर हमारे बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी यहाँ के लोग अगर सचिवालय में आना चाहे तो एंट्री कैसे लेंगे? एंट्री की प्रक्रिया जैसे हमारे त्रिकोण भाई ने बताया, इतनी लॉन्ग प्रोसेस उन्होंने करी है कि उसको आज गारंटी के साथ कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि आज जो सरकार में विधायक होंगे, आधे विधायक उसको नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उनको तो एंट्री सीधे उनकी एंट्री है। लेकिन अगर उनसे ये कहा जाए कि आप इस फॉर्म को भरो, तो दावे के साथ कह रहा हूँ 50% विधायक उस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे जो इनकी पास प्रक्रिया की प्रोसेस के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो आम नागरिक, जो अनपढ़ आदमी उत्तरकाशी का आएगा, जो बागेश्वर से आएगा, 2000 रुपए खर्च करके देहरादून पहुंचेगा, उसको सचिवालय में नहीं आने दिया जाएगा। तो क्या इसीलिए हमने ये सचिवालय लिया था? हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने शहादतें दी है। 19 साल के, 20 साल के राजेश रावत, राजेश नेगी, सूर्यकांत थपलियाल जैसे, गिरीश बद्री जैसे युवाओं ने, 19, 20, 21 साल के युवाओं ने अगर शहादतें दी है, तो तब जाकर नसीब हुआ ये सचिवालय। यहाँ की माताओं बहनों की आबरू लूटी गई है, उनकी अस्मिता के साथ छेड़छाड़ हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, तब जाकर नसीब हुआ है सचिवालय। लेकिन आज सफेद हाथी बनकर रह गया है, भ्रष्टाचार का ठिकाना बनकर रह गया है, भ्रष्टाचार अधिकारियों के ऐसो आराम की जगह बन गया है। जहाँ सुबह से लेकर हम बैठे हुए 11 बजे से हम देख रहे हैं गुलदस्ते लेकर अंदर जा रहे हैं लोग, मिठाइयाँ लेकर अंदर जा रहे हैं। क्या यही ठिकाना है? इसीलिए सचिवालय लिया था क्या? इसीलिए हमने सचिवालय लिया था क्या? इसीलिए सचिवालय लिया था हमने कि लखनऊ से देहरादून लाएंगे और अधिकारी मौज करेंगे, यहाँ के आम नागरिक के अधिकारों का शोषण करेंगे। आज ये उत्तराखंड जो सचिवालय है, ये अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला रहा है। जिस प्रकार के रोक तब उस जमाने में हुआ करती थी, अंग्रेजों के जमाने में, आज यही अधिकारी बैठकर वही रौब हम पर जा रहे, वही हेकड़ी हमें दिखा रहे हैं। लेकिन अगर ये सचिवालय प्रशासन हमें अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाता है, तो हम भी इन अधिकारियों को काकोरी कांड की याद दिलाते हैं कि जिस प्रकार से उस समय में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जिस प्रकार का रवैया उस समय एडमिनिस्ट्रेशन का था, वही हाल आज यहाँ उत्तराखंड सचिवालय का है। आज बड़ी पाबंदियां लगाई जा रही हैं और बिहार, झारखंड, गुजरात, अन्य जगहों की गाड़ियों को लगातार एंट्रियां दी जा रही है। सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ पर बैठ के, और हम लोग यहाँ पर बैठने को मजबूर है। ये राज्य उत्तराखंड के आम नागरिक का राज्य है, आम नागरिक की प्रॉपर्टी है ये सचिवालय। ये किसी अधिकारी की जागीर नहीं है, ये आम नागरिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। इस पर सभी का अधिकार है, इस पर इसके लिए सभी को अधिकार होना चाहिए इसके अंदर जाने का। किसी को कोई रोक नहीं सकता। आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, उसकी जांच करिए, पड़ताल करिए, आधार कार्ड लीजिए, मोबाइल नंबर लीजिए, पूरा एड्रेस लीजिए, लेकिन उसको जाने दीजिए। ये लॉन्ग प्रोसेस जो आपने बना रखी है पास की, इसमें शिथिलता लाएं और आम नागरिक के लिए इसके दरवाजे खोलें। इसमें एक बड़ी चीज थी साहब, अभी एक कमेंट में पढ़ रहा था, मुझे लग रहा है बेताल घाट से भी कुछ लड़के भाई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेताल घाट नैनीताल ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर खनन इतना हावी है। एक तो ये उत्तरकाशी वाला हम देख रहे थे मामला, वैसे ही बेताल घाट में भी खनन इतना हावी। वहाँ तो ये सब कुछ जो वहाँ के विधायक हैं, सरिता आर्य जो पहले कांग्रेस में होती थी, आज वो वहाँ की विधायक हैं, और साथ के साथ उनके साथ वहाँ अजय भट्ट जी जो सांसद है। आप समझिएगा, अभी मैं एक अखबार की कटिंग पढ़ रहा हूँ, ये राष्ट्रीय अखबार है जो ये छाप रहा है, और ये राष्ट्रीय अखबार क्या कहता है, आप भी ध्यान से सुनिएगा कि उत्तराखंड में खनन राजस्व का एक बड़ा जरिया है। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार खनन पर विशेष जोर दे रही है और लगातार दे रही है। इनका कहना है कि देखिएगा 2020-21 मतलब 2020-21 वित्तीय वर्ष अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल से मार्च समझिएगा, तो तब 397 करोड़ रुपए कमाए थे राजस्व ने खनन से। उसके बाद 21-22 में 570 करोड़ रुपए, 22-23 में 472 करोड़ रुपए और 23-24 में 645 करोड़ रुपए। और अभी तक, अभी जनवरी बचा हुआ है, फरवरी बचा हुआ है, मार्च बचा हुआ है, हमने 686 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त किया है। अगर ये 686 करोड़ रुपए, आप समझ रहे हो कितना पहले तो दोहन हुआ है उन नदियों का और कितना सब चीजें हुई है। उसके उपरांत देखो बड़ी चीज है, ये तो केवल वो आकलन है जो व्हाइट में है, तो समझिएगा ये विभाग कितना। और इसमें एक और मैं पत्र में पढ़ रहा था, उसमें बड़ी धामी जी की तारीफ की गई थी कि ये धामी जी पहले ये खनन विभाग के पास होता था, अब खनन विभाग धामी जी ने खुद ले रखा है, यानी कि खुद ही कमाई हो रही है। अगर ये 686 करोड़ रुपए है तो इसका 10 गुना कम से कम 6086 करोड़, पता नहीं कितने का जो हुआ होगा माल, जिसमें से ये इतनी कमाई हुई है।
और इतनी कमाई करने वाले धामी जी बोलते हैं कि हमने सभी चीजें बढ़िया कर रखी है, तो उसका ये उदाहरण आज दिख रहा है। हम सब यहाँ पर हैं और किस तरह से चीजें हो रही हैं वो दिख रही हैं, और हर किसी को आज कम से कम मुझे ये लग रहा है 2-4 गाड़ियां जो वापस हो रही है ना, इसकी वजह भी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, नहीं तो ये सब लोग भी अंदर जा रहे होते, अपनी चीजें कर रहे होते। बिल्कुल। अब देखिए किस प्रकार से यहाँ पर आकर लोग फोन पे बात करवा देते हैं। जिनकी अप्रोच अंदर है वो तो चले जाएगा, वो गाड़ी लेके भी चला जाएगा, वो पैदल भी चला जाएगा, क्योंकि अंदर से फोन आ रहे हैं। जिस आम नागरिक की, जिस आम जनप्रतिनिधि की अप्रोच अंदर नहीं है, उसको तो दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। उसको तो अपनी समस्याओं को लेकर समझ नहीं आता कि वो किस पर अपनी बात रखे। आप देख रहे होंगे नजारा, मैंने आपको भी वीडियो में दिखाया कि किस प्रकार से लोग रॉब से फोन निकालते हैं और लो जी बात करिए, हम अंदर जाएंगे। तो ये सिलसिला केवल एक दिन का सिलसिला नहीं है, ये सिलसिला साल भर का सिलसिला है, और अभी वो गाड़ी वापस चली गई है और इस प्रकार से चीजें चलती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गेट पास की जो व्यवस्था है, जो बड़ी जटिल बनाई गई है, उस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है और उसे कहीं ना कहीं सरल बनाने की जरूरत है। तभी जाके यहाँ का आम नागरिक अपनी जन समस्याओं को लेकर शासन के अंदर अपनी बात रख पाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बार बार हम कह रहे हैं कि ये अल्टीमेटम है, और अल्टीमेटम के बाद हमेशा पिक्चरें दिखाई जाती है और हम दिखाने में पीछे नहीं हटते हैं। तो जय हिंद साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए एक स्वर में पूरे उत्तराखंड वासियों को अपनी बात, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। अपने जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, हमारे जो संसाधन है, त्रिभुवन भाई ने अभी खनन की बात करी है, क्या खनन को करने के लिए हमारे व्यक्ति योग्य नहीं है? अरे ऊपर से खनन ही केवल अकेला क्यों हैदराबाद की कंपनियों को लाया जा रहा है, क्यों गुजराती कंपनियों को लाया जा रहा है, क्यों हरियाणा से लोगों को लाया जा रहा है? क्या एक खनन हमारा व्यक्ति नहीं कर सकता है? क्यों हमारे व्यक्ति को उसमें रोजगार नहीं मिल सकता है? तो ये जो इनकी नीतियां हैं, इन नीतियों के खिलाफ आज इस आंग्ल वर्ष का प्रथम दिवस है, और ये संकल्प आप ले लीजिए पूरे उत्तराखंड वासी, पूरे उत्तराखंड के युवा, कि अब इस वर्ष पूरे वर्ष संघर्ष करना है अपने इस हक हकूक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने संसाधनों को बचाने के लिए। तो मैं कहना चाहूंगा, आपका ये भाई, आपके ये बड़े भाई त्रिभुवन भाई, सुरेश भाई, तमाम प्रकार की जो सारी टीम है, राम कंडवाल जी, तमाम लोग आप लोगों के साथ हैं, और इस मुहिम को, वो अपने संसाधनों की जो बचाने की लड़ाई है, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष करेंगे और भविष्य में भी संघर्ष एक और बड़ी बात है दादा। एक प्रश्न आया है कि हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में, जिसमें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खनन बंद किया है, वहाँ भी खनन किया, फिर और उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, पहले चुगान होता था खनन में, अब पहली बार ऐसा हुआ है धामी सरकार में कि आप खनन पोकलैंड मशीन से करो, आप उससे रिवर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर आप अपने पेपर बनवाओ, यही अधिकारियों के नाम से बनते हैं ये पेपर जिसमें साइन होते बड़े अधिकारी के कि हाँ आप ले सकते हो। सोचिएगा, पोकलैंड से आप खनन करेंगे तो वो नदियां कहाँ जाएंगी, वो जंगल कहाँ जाएंगे? तो और चाहे हरिद्वार की बात हो, चाहे आप नैनीताल की बात करो। मेरे सूचना में तो कल ये भी आया कि खनन तो छोड़िए, हरिद्वार में जो मेला ग्राउंड है उसको भी बेचने की तैयारी चल रही है। जैसे डाक पत्थर के अंदर कम से कम 900 बीघा जमीन जो यूजेविनियल, यूपीसीएल और पिटकुल की थी, उस जमीन को बेचने का ये सरकार काम कर रही है। ये भी हमारे संज्ञान में आया था। हरिद्वार में मेला ग्राउंड को बेचने की जो बात चल रही है, यहाँ तक कि खनन की बात आ गई है। तो जो आसन बैराज है, आपका जो आसन बैराज है, विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत जो आता है, वहाँ पर इस सीजन में बड़ी मात्रा में विदेशी जो पक्षियां हैं वो आती है, और ये एनजीटी का साफ निर्देश है कि जहां पर इस प्रकार की चीजें हुई है, जहां पर ये विदेशी बर्ड्स कुछ महीनों के लिए आते हैं, वहां के 10 किलोमीटर एरिया तक खनन नहीं होंगे। और आप जाकर देखिए, शाम को एक लाइव करके देखिए वहां से किस प्रकार से धड़ल्ले से पोकलेने मशीनें यमुना नदी में उतारी और हमने माँ यमुना की छाती को फाड़ा जा रहा है, चीरा जा रहा है। तो ये सबके खिलाफ हमारे प्रश्न बहुत है। उन प्रश्नों को लेकर ही हम सचिवालय में, शासन में लोगों से, इनके सचिवों से मिलने वाले थे, परंतु हमारे सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। इसलिए ये हमारी मुलाकात से हमारी जो मुलाकात है उससे बच रहे हैं। पर ये लड़ाई आज आंग्ल वर्ष के प्रथम दिवस पर 2025 में अगर शुरू हुई है तो ये पूरे प्रदेश में बड़ी स्तर पर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश वासियों को एकत्रित किया जाएगा और तमाम प्रकार से इनकी जो कुनीतियां हैं, जो कुकृत्य है, उनको सबके सामने लाकर उस पर कहीं ना कहीं अपनी इस लड़ाई को